तो पहले हम लोग थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं इस चैप्टर का, मतलब इस पूरे 12th के सिलेबस का, और उसके बाद एक एक करके हम लोग टॉपिक को डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, तो उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। एक हमें पढ़ना है पहला चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, छोटा सा चैप्टर है, कुछ पार्ट मैं पढ़ाऊंगा, कुछ पार्ट मनीष सर पढ़ाएंगे। ठीक है, दूसरा टॉपिक हमारा आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तीसरा हमारा आता है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। चौथा हमारा आता है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। देन वी हैव strategy for enhancement in food production. Then we have microbes in human welfare. Then last unit हमारा आता है 4 चैप्टर्स हैं इकोलॉजी के, that is organism and population, okay, ecosystem, biodiversity and its conservation, and environmental issue. अगर हम वेटेज वाइज देखें अलग अलग चैप्टर को, तो जैसे रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म में ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, 2 कभी कभी आया, लेकिन जनरली एक क्वेश्चन रहता है। देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे अप्रोक्सीमेटली 4 क्वेश्चन आता है। ठीक है, 4 क्वेश्चंस आप देखिएगा प्रीवियस से उठा के, अब जैसे हम चैप्टर करेंगे तो आप देखिएगा पेपर्स, तो 4 क्वेश्चन रहता है। देन नेक्स्ट चैप्टर हमारा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, एंड देन मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये दोनों जेनेटिक्स है, दोनों चैप्टर मिला के। जेनेटिक्स ओवरऑल अगर दोनों चैप्टर को लें तो 8-9 क्वेश्चन आते हैं, 8 एवरेज है, 8 क्वेश्चन एवरेज है दोनों चैप्टर का। 4-4 भी रहते हैं, 5-3 भी रहता है, 6-2 भी रहता है, मतलब 8 क्वेश्चन आएंगे इन 2 चैप्टर्स। माइक्रोब्स ऑन एन एवरेज 1 क्वेश्चन, लेकिन लास्ट ईयर नीट में 6 क्वेश्चन थे माइक्रोब्स से। छोटा चैप्टर है लेकिन 1 क्वेश्चन आएगा ही आएगा, लेकिन लास्ट ईयर एक एवरेशन था, 6 क्वेश्चन थे। देन स्ट्रैटेजी फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, इसमें भी 2 पार्ट है, एक प्लांट वाला पार्ट है, एक एनिमल वाला पार्ट है। प्लांट वाला पार्ट मैं पढ़ाऊंगा, एनिमल वाला पार्ट मनीष सर पढ़ाएंगे। ठीक है, इससे भी 1 क्वेश्चन आप मान के चलो। देन लास्ट यूनिट जो इकोलॉजी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 4 चैप्टर है, आप जब प्रीवियस से उठा के देखेंगे तो ऑन एन एवरेज 12 क्वेश्चन इससे रहते हैं, ये 4 चैप्टर से। और आसान क्वेश्चन रहते हैं, बहुत डिफिकल्ट नहीं रहते। अगर आप थॉरोली इसको पढ़ेंगे, अच्छे से आप समझेंगे, तो आप आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो हम लोग इस चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ओके, अगर यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है तो मैंने एक नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, एंड दैट नेम इज पंचानन महेश्वरी। ओके, जैसे आप ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले साइंटिस्ट का नाम आता है, नेम ऑफ साइंटिस्ट इज पंचानन महेश्वरी। ओके, नाउ व्हाई दिस पर्सन इज फेमस? दिस पर्सन इज फेमस बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। सबसे पहला रीजन जो है इस आदमी के फेमस होने का, ओके, अगर आप एनसीईआरटी को ओपन करेंगे तो जैसे ये चैप्टर स्टार्ट होता है, सबसे पहले एक नाम है, दैट इज पंचानन महेश्वरी। नाउ व्हाई दिस पर्सन इज फेमस? व्हाई पंचानन महेश्वरी इज फेमस? Panchanan Maheshwari is famous because he is known as father of plant embryology in India. Okay? तो सबसे पहला इनका जो इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन था कि प्लांट एम्ब्रियोलॉजी में इनके बाद, सो ही इज फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी इन इंडिया, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, जो इनका एक इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन था, दैट इज he promoted use of embryological features in taxonomical study. मतलब embryological features को कैसे taxonomy में यूज किया जाए। जैसे embryological features में क्या पॉलन होता है, जैसे, ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में पॉलन डेवलपमेंट अगले चैप्टर में। एम्ब्रियो सैक हो गया, एंडोस्पर्म हो गया, ये सारे फीचर को टैक्सोनॉमी में स्टडी करना, आइडेंटिफाई करने के लिए, क्लासिफाई करने के लिए, ठीक है, तो इन्होंने इस चीज को प्रमोट किया, दैट इज यूज ऑफ एम्ब्रियोलॉजिकल फीचर इन टैक्सोनॉमिकल स्टडी। देन ही प्रोमोटेड टेक्निक सच एज इन विट्रो पॉलिनेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स। आपने देखा होगा बोर्ड्स लगे होते हैं, आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, टेस्ट ट्यूब बेबी जिसको कहते हैं, वो तो ह्यूमंस के लिए है। तो प्लांट्स में भी हम लोग ये करते हैं, ठीक है, कि भाई हमने फीमेल पार्ट जो वहां पे एग है उसको आइसोलेट किया, इधर से पॉलन लिया, पॉलन में मेल गैमीट है, उनको लेके हम
लैब कंडीशन में फर्टिलाइज करते हैं, दैट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। देन सिमिलरली इन विट्रो पॉलिनेशन, पॉलिनेशन में जनरली होता क्या है कि पॉलन ग्रेन लैंड्स ऑन स्टिग्मैटिक सरफेस और उसके बाद वो स्टिग्मा पे जर्मिनेट करेगा। जर्मिनेट करने के बाद उसके बाद क्या होगा, वो जो पॉलन है वो दैट विल जर्मिनेट और उसके बाद पॉलन ट्यूब फॉर्म होगा एंड दैट पॉलन ट्यूब थ्रू द स्टाइलर रीजन विल एंटर इनटू द ओव्यूल। हम ये चाहते हैं कि ये हो ही ना, हम सीधे क्या करते हैं, पॉलन को ओव्यूल पे डस्ट कर देते हैं and that is known as in vitro pollination. So he promoted techniques such as in vitro fertilization and in vitro pollination in plants. ठीक है, जो भी मैंने आपको भी समझाया आप इसको पहले लिख लीजिए। ठीक है, राइट ऑन फर्स्ट पॉइंट, पंचानन महेश्वरी, he is father of plant embryology in India. He is father of plant embryology in India. Second, he promoted use of embryological features in taxonomical studies. Next, he promoted techniques such as, and second point में ये कहा, he promoted use of embryological features in taxonomical studies. Third point, he promoted use of techniques such as in vitro pollination and in vitro fertilization. ठीक है, in vitro pollination and in vitro fertilization. Now, अब हम लोग ये जो चैप्टर है इसमें एंटर करते हैं। ठीक है, पहला जो टॉपिक हमारा आता है इसमें दैट इज लाइफ स्पैन। First topic is lifespan. Now, what is lifespan? Okay, how you will define lifespan? Lifespan means it is period between birth to natural death. पैदा होने से naturally मरने के बीच में कितना टाइम है, that is lifespan of organism. And this lifespan is not dependent upon size of organism. Okay, two organisms having more or less similar size can have different lifespan. For example, अगर crow और parrot को आप देखें, they have more or less same size, but their lifespan is different. Crow का कम होता है, parrot का काफी ज्यादा होता है. Then people or banyan tree and mango tree size is more or less same, but their lifespan is different. So lifespan is not related to the size of individual. Two individuals having more or less same size can have different lifespan. Right on, next one is lifespan. It is period between birth to natural death. It is period between birth to natural death. Two individuals having similar body size can have different lifespan, that is, lifespan is not related to size of individual. Lifespan is not related to size of individual. Okay. Now,
नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है दैट इज reproduction. Now what is reproduction? How you define reproduction? हमने 11th में ही पढ़ा है इसको पहले चैप्टर में, ठीक है. तो reproduction is a biological process which results in production of young ones which are similar or identical to their parent. It is a biological process which results in production of young ones which are similar or identical to their parents. मैंने यहाँ पे दो टर्म यूज किया, that is similar और identical. अब इन दोनों टर्म में डिफरेंस क्या है? If it is product of sexual reproduction, जो हम लोग हैं, so we are similar to our parent. We are not identical to our parent. Okay? हमारे पास जेनेटिक मेटेरियल आया हमारे पेरेंट से, but there is variation. We are not photocopy of our parent. We share certain feature with our parent, but we are not identical to our parent. Whereas when it is product of asexual reproduction, then that progeny or that offspring is identical to its parent. So if it is product of sexual reproduction, then it is similar. If it is product of asexual reproduction, then it is identical. Okay? Now, अब कोई ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करेगा, सेक्सुअली करेगा कि एसेक्सुअली करेगा, वो किस चीज पे डिपेंड करता है. दैट डिपेंड्स अपॉन टू मेजर थिंग्स, दैट इज habitat and internal physiology. Okay, these are the two different things which will determine whether an individual will reproduce asexually or sexually. Okay, third one, reproduction. It is a biological process which results in, it is a biological process which results in production of young ones similar or identical to their parent. Similar or identical to their parent. Okay. How an organism will reproduce? How an organism? अब बताइए निष्ठा क्या डाउट है? ओके, नाउ तो मैंने आपको बताया कि हाउ एन ऑर्गेनिज्म विल रिप्रोड्यूस, लिख लीजिए इसको, हाउ एन ऑर्गेनिज्म विल रिप्रोड्यूस डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स, depends upon two things, that is habitat and its internal physiology. Habitat and its internal physiology. Okay, now अब हम लोग अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन ब्रॉडली हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. रिप्रोडक्शन इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट कैटेगरी, दैट इज asexual and sexual. Okay, so reproduction is broadly divided into two different types, that is asexual and sexual. Now अब ये जो asexual और sexual है, हम किस बेसिस पे करते हैं, थोड़ा इसको समझ लीजिएगा फिर इसको लिख लेंगे. देखिए, इट इज मेनली ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पैरेंट इन asexual. It is uniparental, that is only one parent is involved. Whereas in case of sexual, it is usually biparental. There are some examples और exceptions. hermaphrodites होते हैं जहां पे यूनिपेरेंटल भी आप लोग पढ़ेंगे, लेकिन बट वो एक्सेप्शन है, वो रूल नहीं है. ठीक है, asexual is uniparental whereas sexual is usually biparental.
ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, रिप्रोडक्शन इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू, reproduction is broadly divided into two different types on the basis of number of parents involved. On the basis of number of parents involved. If it is uniparental, then it is asexual. And if it is usually biparental, then it is sexual. Usually biparental, then it is sexual. That is heading asexual reproduction. Heading is asexual reproduction. ठीक है, अब हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डिटेल में जाते हैं. अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखें, ठीक है, तो हमने आपको बताया इट इज यूनिपैरेंट. इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन it is with or without gamete formation. Okay, gamete formation हो सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है, but there is never gametic fusion. ठीक है, gamete formation होना या ना होना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट गेमेटिक फ्यूजन नहीं होना चाहिए. ठीक है, जब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखेंगे तो इट इज सिंपल एंड फास्ट प्रोसेस. मतलब क्या हुआ कि इन वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम large number of progeny can be produced. It is reported from lower organism with simple body organization, even in higher plants but not in higher animals. Higher animal में आपको asexual mode of reproduction नहीं दिखेगा. ठीक है ना, जो asexual reproduction है, ठीक है, जो प्रोजेनी फॉर्म होगा इससे, they will be identical to their parents. ठीक है, हमने आपको पहले ही बताया आइडेंटिकल होता है सेक्सुअल में. अगर ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है, सो दे कैन रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय, बहुत सारे एग्जांपल है गेमेट फॉर्मेशन का, हम लोग पढ़ेंगे. जहाँ पे एपोमिक्सिस वगैरह होता है, वहाँ पे देयर इज फॉर्मेशन ऑफ गेमीट. स्टिमुलस मिलना चाहिए गेमीट का, मेल गेमीट का, तभी स्पोरोफिटिक टिश्यू प्रोलिफरेट करता है. हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में इसको डिस्कस करेंगे. ठीक है, मेल गेमीट बनेगा बट वो फीमेल गेमीट से फ्यूज नहीं करेगा. ठीक है ना. अब हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं, पैटर्न एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. लिख लीजिए इसको. फर्स्ट पॉइंट लिखिए, इट इज यूनिपैरेंटल. इट इज यूनिपैरेंटल. सेकंड, with or without formation of gamete, with or without formation of gamete, but there is no gametic fusion. But there is no gametic fusion. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. क्या पूछा है सर, गेमीट का क्या रोल है? गेमीट का रोल ये है कि वो स्टिमुलस का काम करता है. हम लोग पढ़ेंगे एपोमिक्सिस में, जहाँ पे स्पोरोफिटिक टिश्यू प्रोलिफरेट करता है, सिट्रस के केस में, मैंगो के केस में, तो जो तक पॉलिनेशन हो के मेल गेमीट नहीं रिलीज होगा तब तक स्पोरोफिटिक टिश्यू डिवाइड करके एम्ब्रियो नहीं बनाएगा. ठीक है, तो ये अभी हम नहीं पढ़ेंगे, ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे इसको. ठीक है, और बताइए, कोई और पूछ रहा था क्वेश्चन? हम लोग आगे बढ़ते हैं. तो हमने आपको बताया कि with or without gamete formation, but there is no gametic fusion. Progeny produced is identical to their parent. Last point यही बताया होगा. Last point लिखिए, progeny produced are identical to their parent. Okay, next point. Asexual reproduction is
simple and fast process. Asexual reproduction is simple and fast process. Next one देखिए, asexual reproduction is generally associated with organisms with simple body organization, organism with simple body organization. It is even reported from higher plants. It is even reported from higher plants, but not from higher animals. Not from higher animals. Next point लिखिए. In case of unicellular organism, simple cell division results in asexual reproduction. Asexual reproduction. Now, अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको 11th में बताया था कि asexual reproduction और vegetative reproduction में क्या डिफरेंस है. अगर हम देखें तो asexual और vegetative reproduction में there is no difference as such. But अगर हम देखें, आपसे कोई फोर्स करे कि आपको बताना ही है डिफरेंस, तो दो मेजर डिफरेंस है. Asexual reproduction is associated with animals and vegetative reproduction is associated with plants. Asexual reproduction में there is formation of specialized structure that I have discussed in chapter 1, whereas in vegetative reproduction only vegetative plant parts acts as propagule. अगर आपको याद होगा तो ये मैं बताया हूँ 11th में, ठीक है, और बहुत बार इसको बताया, प्लांट किंगडम में बताया, बायोलॉजी क्लासिफिकेशन में बताया. मैंने आपको कहा कि एसेक्सुअल और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हम सिनोनिमस यूज करते हैं, एज सच उसमें कोई डिफरेंस नहीं है. लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि नहीं आपको डिफरेंस बताना है कि दोनों में क्या डिफरेंस है, यू हैव टू गिव सम डिफरेंस, तो आप दो मेजर डिफरेंस दे सकते हैं इन दोनों के बीच में. जो पहला डिफरेंस है इन दोनों के बीच में वो ये है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होता है, जैसे स्पोर हो गया, बर्ड हो गया, फ्रैगमेंटेशन हो गया, ठीक है, रीजनरेशन हो गया, ठीक है, वहां पे स्पेशलाइज स्ट्रक्चर फॉर्म होगा. वेजिटेटिव में वेजिटेटिव प्लांट पार्ट ही एज ए प्रोपगुली एक्ट करे, जैसे स्टेम है, रूट है, ठीक है, लीफ है, वही प्रोपगुल की तरह एक्ट कर रहा है, कोई स्पेशलाइज स्ट्रक्चर नहीं बन रहा. पहला डिफरेंस. दूसरा, एसेक्सुअल हम लोग एनिमल के लिए यूज करते हैं और वेजिटेटिव हम लोग प्लांट के लिए यूज करते हैं. बट फिर से मैं कह रहा हूं कि हम इंटरचेंजेबली भी दोनों को यूज करते हैं. आपको एनसीईआरटी में मिलेगा और डिफरेंट बुक्स में मिलेगा कि दीज टू टर्म्स आर यूज इंटरचेंजेबली और दे आर कंसीडर्ड टू बी सिनोनिमस. ठीक है. अगर आपको याद होगा तो जब हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको मैंने बहुत कुछ बताया, ठीक है. क्या क्या मेथड्स आपको बताए थे? आपको मैंने बताया था बडिंग, फ्रैगमेंटेशन, then regeneration, then fission, then sporulation. याद है ये सब? मैंने आपको ये सब बताया है फर्स्ट चैप्टर में, लिविंग वर्ल्ड में, क्लास 11th में. तो ये डिफरेंट मेथड्स है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, ठीक है. तो हम इसके डिटेल में नहीं जाएंगे,
नेक्स्ट जो हमारा आता है, ये हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसके डिफरेंट मेथड्स हैं दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस इन क्लास 11, तो मैं उसमें डिटेल में नहीं जा रहा अभी। हम लोग जब मिलेंगे तो उसको अगर किसी को डाउट होगा आई विल क्लियर दैट, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो आता है दैट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अगर हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन को देखें तो हमारे पास वेजिटेटिव प्लांट पार्ट्स क्या क्या है। हमारे पास वेजिटेटिव प्लांट पार्ट है, रूट है, स्टेम है और लीफ, ठीक है। दीज आर डिफरेंट वेजिटेटिव प्लांट पार्ट्स, ठीक है। अब ये जो वेजिटेटिव प्लांट पार्ट्स हैं दे कैन नेचुरली हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है, और दे कैन बी यूज्ड फॉर वेजिटेटिव प्रोपगेशन दैट इज आर्टिफिशियल। तो ये जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है इट कैन बी बाय natural means or it can be by artificial means। अगर आप नेचुरल मीन्स की बात करें तो ये हमने मॉर्फोलॉजी में पूरा डिस्कस किया हुआ है। अगर आपको याद होगा जो रूट है इट हेल्प्स इन प्रोपगेशन, ठीक है। अब ये कैसे प्रोपगेशन में हेल्प करता है, जैसे कि एक प्लांट है डलबर्जिया, डलबर्जिया जानते हो, सीसम जिसका पलंग वगैरह बनता है, दरवाजा वगैरह बनता है, ठीक है। तो डलबर्जिया is propagated with the help of root. Then sweet potato, शकरकंदी जिसको कहते हैं, this is also propagated by root. Then asparagus, हमने पढ़ा है फैमिली लिलिएसी में, ठीक है। asparagus is also propagated by root. So naturally ये propagation में help करता है through root, that is Dalbergia. Okay. Dalbergia इसको सीसम कहते हैं। Then sweet potato, then asparagus। ये सारे कैसे प्रोपगेट होते हैं, दे आर प्रोपगेटेड विद द हेल्प ऑफ रूट, ठीक है। डलबर्जिया जो है इट इज प्रोपगेटेड थ्रू टैप रूट, ठीक है। वेयरएज स्वीट पोटैटो और जो एस्पैरागस है इट इज प्रोपगेटेड विद द हेल्प ऑफ एडवेंटिशियस रूट, ओके, दिख रहा है। अगर आपको याद होगा तो जब हमने मॉर्फोलॉजी पढ़ा था तो हमने स्टेम का मॉडिफिकेशन पढ़ा था, और स्टेम के हमने 3 डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन पढ़े थे, दैट इज अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन, सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन। अब देखिए कैसे मैं आगे बैठा हूं, देख लो, डलबर्जिया, स्वीट पोटैटो एंड एस्पैरागस। अब हम लोग आगे आते हैं। हमने स्टेम में 3 टाइप के मॉडिफिकेशन पढ़े थे, दैट इज अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन पहला, दूसरा हमने पढ़ा था सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन, और तीसरा हमने पढ़ा था एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन, ठीक है। अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन में हमने 4 मॉडिफिकेशन पढ़ा था। पहला हमने पढ़ा था ट्यूबर, दूसरा बल्ब, तीसरा राइजोम, चौथा कॉर्म। और ये सारे के सारे जो है दे हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन, अगर आपको याद हो तो। पोटैटो हमारा ट्यूबर हो गया, अनियन और गार्लिक हमारा बल्ब हो गया, बनाना, जिंजर, टर्मरिक ये जो है दे आर राइजोम, एलोकेसिया, कोलोकेसिया, एमोर्फोफेलस
आर कॉम। अगर आपको याद होगा मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ है मॉर्फोलॉजी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन, जिसमें हमने 4 तरह के मॉडिफिकेशन पढ़े थे, दैट इज रनर, सकर, स्टोलन एंड ऑफसेट। रनर में हमने पढ़ा था ग्रासेस, ओक्सालिस, स्ट्रॉबेरी। सकर में हमने पढ़ा था बनाना, क्राइजेंथेमम, पाइनएप्पल। स्टोलन में हमने पढ़ा था जास्मीन, मेंथा। और ऑफसेट में हमने पढ़ा था आइकॉर्निया एंड पिस्टिया। ठीक है, ये सारे जो सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन है, इट आल्सो हेल्प्स इन प्रोपगेशन। ठीक है, तो ये भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हेल्प करता है। तो सारे अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन, सारे सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन जो है वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हेल्प करते हैं। उसके बाद अगर आपको याद होगा तो एरियल मॉडिफिकेशन में हमने बल्बिल्स पढ़ा था, जो कि अगेव में मिलता है। अगेव इज आल्सो रिफर्ड एज सेंचुरी प्लांट बिकॉज इट फ्लावर्स ओनली वंस इन 100 years। तो अगेव में क्या है, जो एक्सिलरी बर्ड होता है, इट बिकम्स फ्लेशी एंड डेवलप्स a thick covering around it. Okay, and that structure is referred as bulbil. It acts as a perennating structure and it also acts as a propagule, अगर आपको याद होगा तो। अब हमारा आता है आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल लीफ, रूट हो गया, स्टेम हो गया, हमारा आता है नेक्स्ट लीफ। जो लीफ है, अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि ब्रायोफिलम एंड कैलेंचोई, they are vegetatively propagated with the help of leaf. Naturally, लीफ में एक्सिलरी बर्ड डेवलप होता है, एडवेंटिशियस बर्ड, और उससे नए प्लांटलेट निकल जाता है। आपने ब्रायोफिलम देखा भी होगा कि जहाँ पे लीफ जो है वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में आपको हेल्प करता है। तो ये तो नेचुरल मीन्स हो गए। अब हम लोग आर्टिफिशियल मीन्स में आते हैं। अब ये जो आर्टिफिशियल मीन्स है फॉर वेजिटेटिव प्रोपगेशन, उसमें हमें क्या क्या, हमें कटिंग पढ़ना है, हमें ग्राफ्टिंग पढ़ना है, हमें लेयरिंग पढ़ना है, और हमें एक और चीज पढ़ना है जो कि बेसिकली स्ट्रैटेजी फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन में है, 9 चैप्टर में। मैं उसको यहीं पे डिस्कस कर दूंगा, दैट इज माइक्रो प्रोपगेशन और टिश्यू कल्चर। तो वो वाला चैप्टर का पार्ट मैं यहीं पे खत्म कर दूंगा, वहां पे जब आएगा तो मैं उसको डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि इससे ज्यादा वो रिलेटेड है विद रिस्पेक्ट टू उससे। ठीक है, तो मैंने आपको क्या कहा, कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग एंड माइक्रो प्रोपगेशन, ये सारे आर्टिफिशियल मीन है फॉर वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, तो कल मैं आज ही मैं जाऊंगा, लाइट वेट ठीक करता हूँ इसको थोड़ा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपके लिए होमवर्क है, एक तो आप लिविंग वर्ल्ड वाले पार्ट से जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, उसमें से जो एसेक्सुअल मोड के सारे रिप्रोडक्शन के हैं वो देख लीजिएगा, प्लस जो रूट, स्टेम और लीफ के मॉडिफिकेशंस हैं उनको आप रिवाइज करेंगे मॉर्फोलॉजी से। क्योंकि मॉर्फोलॉजी ऐसा है कि आप मॉर्फोलॉजी पूरा रिवाइज करेंगे। क्यों? क्योंकि जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसमें मॉर्फोलॉजी का फ्लावर वाला पार्ट यूज होगा। तो मैं दोबारा वो फ्लावर के पार्ट्स नहीं बताऊंगा कि ये होता है, ये होता है, ये होता है, आपको पता होना चाहिए। तो आपको 2 होमवर्क मैं दे रहा हूँ। पहला होमवर्क ये है कि एसेक्सुअल प्रोडक्शन का जो पार्ट मैंने आपको लिविंग वर्ल्ड में कराया उसको रिवाइज कर लीजिए। दूसरा, मॉर्फोलॉजी का, ठीक है, जो पार्ट है पूरा मॉर्फोलॉजी आप उसको रिवाइज कीजिए। ठीक है, क्योंकि ये इस चैप्टर में भी थोड़ा यूज होगा और अगले चैप्टर में और ज्यादा यूज होगा। ठीक है, समझ में आया? आज के लिए हम लोग इतने ही रखते हैं। ठीक है, और आप थोड़ा आप रिवाइज कीजिए